एवरीवन, आज का आपका टॉपिक है उपसर्गजन्य व्याधि, जिसके अंदर हम रोमांतिका, मसूरिका, उपदंश और फिरंग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी डिजीज है रोमांतिका। रोमांतिका का अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं तो है मीजल्स। तो रोमांतिका के बारे में आचार्यों ने क्या लिखा है, जब हम इसका व्याधि परिचय देखते हैं तो मेनली आपको इसमें दोष प्रधानता याद रखनी है। रोमांतिका के अंदर कौन सा दोष रहेगा? पित्त और कफ। तो पित्त व कफ दोष की प्रधानता से रोमांतिका व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो मेनली तो सबसे पहले किसकी बात कर ली हमने? दोष की। कौन से दोष रहेंगे? पित्त और कफ। अगर पित्त और कफ किसी के अंदर बढ़े हुए हैं तो उसको, अगर जो पर्टिकुलर इसके अंदर निदान बताए गए हैं उन निदानों का वो सेवन करता है तो उसको रोमांतिका हो सकता है। कफ पित्त के प्रकोप से, अब इस व्याधि के अंदर होता क्या है? कफ पित्त के प्रकोप से रोमकूप जो पूरी स्किन पर हमारी पर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? कफ पित्त के प्रकोप से रोमकूप के उभार के समान, अर्थात रोमकूप का जितना बड़ा छिद्र होता है, जो पोर्स होते हैं स्किन के अंदर, उतनी ही बड़ी बारीक पीड़िका निकलती है। किसके अंदर से? रोमकूप। जो स्किन पर अपने पर जो हेयर प्रेजेंट है, उनके जो कूप हैं, जो पोर्स प्रेजेंट हैं, उनके अंदर क्या होता है? उन्हीं के समान छिद्र वाली, उन्हीं के बराबर बड़ी पीड़िका निकलती है। यह पीड़िकाएं रोमकूपों में ही निकलती हैं और कैसी होती हैं? रक्त वर्ण की होती हैं। यानी कि आपने अगर मीजल्स का पेशेंट देखा होगा तो उसकी बॉडी पर बहुत छोटी 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 रेड कलर की क्या है? बहुत छोटी छोटी क्या है? पीड़िका या फुंसी निकलती हैं। किसके आकार की होती हैं? रोमकूप के आकार की होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि रोमकूप में ही ये निकलती हैं। इसके निदान क्या रहेंगे? सबसे हम जब टॉपिक स्टार्ट किया पहले ही देख चुके हैं हम कौन सी व्याधियां पढ़ रहे हैं। उपसर्गज, जो किससे फैलती हैं? कम्युनिकेशन से फैलती हैं। कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं, तो यह व्याधि उपसर्गजन्य व्याधि है, यानी कि एक से दूसरे में फैलती है। अब हमने प्रधानता देखी पित्त और कफ की है इसके अंदर, ठीक है। अब निदान और क्या रहेंगे? कि लंबे समय तक साथ रहने से या फिर मैथुन करने से। तो क्या है? वही। अब किस वजह से हो रही है? क्यों है ये? क्योंकि नॉन हाइजीनिक कंडीशन रखी, हाइजीन मेंटेन नहीं करी, तो क्या है? ये पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है। उपसर्गज जो व्याधियां हैं वो मेनली उसमें हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, ठीक है। या फिर पहले से कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड है और वो दूसरे पर्सन के साथ अगर लंबे टाइम तक रह रहा है तो क्या है? दूसरा पर्सन भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसके बाद है एक रोगी, यानी कि पहले से ही रोगी है, एक रोगी के शरीर अवयवों का दूसरे पुरुष के शरीर अवयवों के संपर्क में आना, जैसे सीमन हो गया, तो उसके संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से भी क्या है? ये डिजीज हो सकती है। एक साथ बैठकर अगर झूठा खा रहे हैं, यानी कि जो पेशेंट है उसी के साथ बैठकर आप खाना पीना खा रहे हो, उसके कपड़े पहन रहे हो, उसके माला जो भी उसके ऑर्नामेंट्स हैं उनको अगर धारण कर रहे हो, पेशेंट है वो ऑलरेडी मीजल्स का, तो दूसरे पर्सन को भी ये डिजीज हो सकती है। क्यों हो सकती है? उपसर्गज है, कम्युनिकेबल है, इस कारण से। तो इसके लक्षण क्या रहेंगे? अब लक्षण जब हम इसके देखते हैं तो सबसे पहले हम यही देख चुके हैं क्या है? पीड़िका निकलती हैं। तो सामान्य लक्षण सबसे पहला क्या रहेगा? शरीर पर छोटी छोटी पीड़िका की उत्पत्ति होती है। छोटी छोटी बॉडी पर क्या है? पीड़िका बन जाती हैं। ज्वर सर्वांग में, अब जब पीड़िका निकलेगी तो क्या होगा? ज्वर आएगा, ज्वर होगा। पीड़िकाओं में मेनली क्या है? पित्त रहेगा। यहाँ पर पित्त देखा तो पित्त की वजह से ज्वर आएगा, दाह होगा, तृष्णा, अतिसार और रक्तातिसार। हमने दोष प्रधानता देखी यहाँ पर पित्त की है और कफ की है। तो उस पर्सन को जो जनरल सिम्टम होंगे, पित्त के भी प्रेजेंट होंगे और कफ के भी प्रेजेंट होंगे। तो पित्त के कारण क्या होगा? ज्वर होगा, सर्वांग में दाह होगा, तृष्णा, अतिसार और रक्तातिसार। अतिसार हो गया है फिर भी वो पित्तज निदान का अगर सेवन करता है तो क्या हो जाता है? रक्तातिसार। ये तो रहे पित्त के लक्षण। फिर हम कफ के लक्षण जब देखते हैं तो और क्या हो सकता है? कफ के कंडू है, अरुचि हो सकती है, प्रतिशय, तंद्रा, क्लम, ये कफ के क्या है? जनरल सिम्टम है। फिर इसका इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है मुख के भीतर,
मुख के भीतर रक्त वर्ण के दानों की उत्पत्ति होती है, जिनको कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। तो मुख के भीतर जो क्या है, बक्कल जो म्यूकोसा है उसके अंदर क्या है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या है, छोटे 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 रक्त वर्ण के दाने उत्पन्न हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन जो पर्सन मीजल्स वाले होते हैं इनको क्या है, फोटोफोबिया होता है। ये प्रकाश को, तेज सनलाइट को ये सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है इस कारण से। तो इसके अंदर मेन फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या रहती है वो भी एक बार को देख लेते हैं। तो यह रोग सबसे पहले जब ये डिजीज शुरू होने वाली होती है तो क्या होता है, यह रोग ज्वर से प्रारंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको ये मेंशन करके आना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिजीज का। तो यह रोग ज्वर से प्रारंभ होता है, उसके पश्चात यानी कि सबसे पहले इसमें पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो ज्वर आएगा। तो सबसे पहले हम बोले रोमांटिका की शुरुआत किससे होती है, ज्वर से होती है। उसके पश्चात अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं, 3-4 दिन मस्तिष्क या कानों के पास, यानी कि सबसे पहले जो पीड़िका उत्पन्न होगी वो कहाँ बनेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कान के पास, बिहाइंड द ईयर एंड हेड। 3-4 दिन यानी कि ज्वर आने के बाद सबसे पहले जो पीड़िका बनेगी वो कहाँ बनेगी, सिर पर और कान के पीछे। उसके बाद क्या है, पूरे शरीर में दाने निकलते हैं, दाने बोले तो पीड़िका। तो सबसे पहले पीड़िका कहाँ बनी, मस्तिष्क और कानों पर। तीन यानी कि सबसे पहले फीवर आएगा, फीवर आने के 3-4 दिन बाद कान के पास क्या है, पीड़िका बनेगी, कान के पास और सिर पर। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, अपर पार्ट से। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में क्या है, दाने निकलेंगे। सारे शरीर पर पीड़ा निकलने के बाद, पीड़िका निकलने के बाद, इंपॉर्टेंट, पहले क्या है, ज्वर से शुरुआत हुई, जैसे ही पूरी बॉडी पर पीड़िका उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या है, धीरे धीरे उसका फीवर कम होने लगेगा। यानी कि फीवर से इसकी शुरुआत हुई है, तो जैसे जैसे ये पीड़िका निकलना शुरू होंगी इसको कंटिन्यू क्या है, फीवर रहेगा। फीवर तो इसको एनी टाइम रहेगा, लेकिन जैसे ही पूरी बॉडी पर क्या है, पीड़िका निकल चुकी हैं उसके बाद इसका फीवर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर जो पीड़िका है, पीड़िका बोले तो जो फुंसी लाइक जो स्ट्रक्चर है, उसके एक पीड़िका के ऊपर की पतली त्वचा निकल जाती है। जो पीड़िका होती है उसके ऊपर की जो स्किन होती है, धीरे धीरे वहां से वो हटने लगती है। तो सबसे पहले तो ज्वर कम हुआ, उसके बाद पीड़िका के ऊपर की पतली त्वचा निकल जाती है। अब उसकी त्वचा निकलने लग जाएगी तो पीड़िका धीरे धीरे सूखने लग जाएगी, सूखने लग जाएगी तो धीरे धीरे ज्वर और पीड़िका क्या है, शांत हो जाते हैं और रोगी 15 से 20 दिन में क्या है, ठीक हो जाता है। तो मीजल्स के पेशेंट को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम हम बोले 15 से 1 महीना, इसको 15 दिन से 1 महीना इसको ठीक होने में लगेगा। पहले ज्वर से शुरू हुआ, फिर पीड़िका निकली, जब पूरी तरह से पीड़िका निकल जाती है तो फीवर भी कम हो जाता है। फिर पीड़िका की स्किन हटने लग जाती है तो पीड़िका भी ठीक हो जाती है। और ये सब काम होने में कितना टाइम लगता है, 15 से 20 दिन। रोगी 15 से 20 दिन में स्वस्थ हो जाता है, परंतु रोग मुक्ति के 15 दिन तक, यानी कि रोग तो ठीक हो गया लेकिन उसके भी 15 दिन बाद तक रोगी को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो परंतु रोग मुक्ति के, क्योंकि और दूसरा क्या है, मीजल्स किसी को एक बार हुआ उसके बाद क्या है, वापस नहीं होता, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। इसीलिए क्या है, बच्चों के अंदर इसकी एंटीबॉडी डेवलप हुई नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को होने का खतरा ज्यादा होता है। परंतु रोग मुक्ति के 15 दिन तक रोगी को बच्चों से दूर रखना चाहिए। इस रोग का मुख्य लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इस रोग का मुख्य लक्षण मुख के भीतर श्लेष्मिक कला के, यहाँ भी हमने देखा था, श्लेष्मिक कला के उभरे हुए लाल नीले वर्ण के दानों का निकलना है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट। कॉप्लिक्स स्पॉट क्या है, मीजल्स के अंदर, बक्कल म्यूकोसा के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर छोटे छोटे लाल नीले वर्ण के दाने निकल जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, कॉप्लिक्स स्पॉट। तो ये आपको इस डिजीज के अंदर लिख के आना है, इसके कोई भेद वगैरह नहीं है, केवल आपको इसका इतना ही वर्णन करना है। इसका सामान्य लक्षण, कैसे फैलती है, सामान्य लक्षण याद रखिएगा, क्या क्या निदान इसके रहेंगे, कौन से दोष की इसमें प्रधानता रहती है। थैंक यू।